हेलो बच्चों, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और अगर हम मान लो मतलब हमें कोई रिएक्शंस ऐसी दी हों जहाँ पर मोल्स या कंसंट्रेशन के अलावा कुछ और क्वांटिटीज़ को मेजर करके हमें रेट्स या लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट्स या रेट कांस्टेंट्स या इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है, वो रिएक्शंस जो हैं या वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं भी नहीं ले रहा हूँ। वो एक सेपरेट वीडियो में अलग से करा दूंगा, वो क्योंकि तुम्हारे 12th के बोर्ड के उसमें तो है नहीं, वो जेई में है, ठीक है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। वो जैसी ये जो बेसिक्स हैं जो 12th बोर्ड में आने वाले हैं, ये बेसिक्स कंप्लीट करा के फिर मैं उस पर आ जाऊँगा, ठीक है। और एक दो चीज़ें और है, जैसे तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इसके बाद ही आएगा, ठीक है, और टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। देन देयर इज़ कोलिजन थियरी, या कोलिजन थियरी तो हम अभी यहाँ पे बात करेंगे ही। इसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट आता है। तो ये जो दो इफेक्ट बचे थे, एक तो मैम हमने क्या 4 इफेक्ट बताया था ना, एक तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स था, दूसरा क्या था ये कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटलिस्ट। तो तीसरा आज हम देखेंगे, जो चौथा है वो इसके बाद आएगा कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल होगा दैट विल बी अबाउट द मैकेनिज्म हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, और उस पर कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे जेई में या फिर बोर्ड्स में, वो वाले क्वेश्चन हम लोग उस वक्त देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक एट टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू अदर्स। बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक ऐसी रिएक्शन है A2, let's say A2 plus B2 gives A2AB, ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई एक जेनेरिक रिएक्शन है, गॉट इट। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है अगर तुम ध्यान से देखो, A बॉन्ड होगा इसमें, A2 में AA बॉन्ड होगा, B2 में BB बॉन्ड होगा, यहाँ पे AB बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A2 बॉन्ड टूट रहा है, B2 बॉन्ड टूट रहा है और AB बॉन्ड बन रहा है ना, यही हो रहा है ना एसेंशियली इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये बॉन्ड, यहाँ इधर बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एसेंशियली यही हो रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं इस रिएक्शन का, है ना, ओवरऑल मैं रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो होता क्या है टेम्परेचर बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हें पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद होगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये गैसियस रिएक्शन ही हो, बट मैं एक उस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमने देखा था, एक गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ, गैसियस स्टेट का थोड़ा बहुत लेना देना होगा इस पर्टिकुलर पार्ट से, ठीक है। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जो एवरेज का वेलोसिटीज़ होंगी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड होगी, आरएमएस जिसको बोलते हैं, एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ जो होती हैं, स्पीड्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर स्पीड बढ़ गई तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये जब टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से टकराएंगे। तो मान लो तुम दो चीज़ों को बहुत हल्के से एक दूसरे पे फेंक के मारते हो, है ना, ऐसे टकराती है हल्के से, तो उनका टूटना बहुत इम्प्रॉबेबल सा है। लेकिन वही दो चीज़ों को बहुत तेज वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मार के लाइक फेंको और वो टकराएंगी तो वो टूट जाएंगी। तो इसी वजह से जो यहाँ पर इनके बॉन्ड्स है, ये टूटना आसान हो जाता है, ठीक है, ये टूटना आसान हो जाता है। अगर ये टूटना आसान होगा तो इनके बॉन्ड्स फॉर्म होना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट में बना सकता हूँ। भाई टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। अगर ये ट्रू है तो ईज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो तुम्हारा बॉन्ड टूटना आसान हो गया या फास्ट हो गया, ठीक है, और तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन भी फास्ट हो गया। तो अगर दोनों चीज़ें फास्ट हो गई तो रिएक्शन का रेट भी तो फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो ये चीज़ लिखोगे, उसके नीचे लिख लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज,
ठीक है, दिस इज बिकॉज the molecular reactions, this is because the molecular reactions involve breaking and forming of bonds, because molecular reactions involve breaking and forming of bonds which is hastened का मतलब होता है तेज हो जाती हैं, which is hastened या which are hastened by increased kinetic energy which in turn is increased by increasing the temperature, तो तुम काइनेटिक एनर्जी से ये इसमें ईजनेस आएगी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है जी। तो इसमें लिखो, एक जैसे मैंने टेम्परेचर बोला था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बारे में एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of a reaction by 10 degrees Celsius, its rate increases by 2 to 3 times, ठीक है, 2 to 3 times, ठीक, 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। अगर कहीं पे दिया ना हो कि उन्होंने बोल दिया कि भाई 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो तब तुम क्या लोगे भाई, मान लो एट T इक्वल्स टू 25 डिग्रीज, लेट्स से रेट R है ना, और वो कह रहा है T इक्वल्स टू 35 पे डिग्रीज पे बताओ मुझे, तो तुम क्या करोगे, तुम ये लिखोगे कि 2R से 3R के बीच में होगा, नहीं, इस केस में जब कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यू विल टेक इट टू बी 2R इन दिस केस, ठीक है, जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। ये इसको लिख लेना, और उसके साथ में लिखना, when no information about the increase is given, the increase in rate is given, when no information about the increase in rate is given, take it to be 2R या take it to be double। इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये दी होगी रिएक्शन में, ये दी होगी हमेशा, ठीक है, else it will always be given in the reaction, या तो रिएक्शन में दी होगी, और नहीं दी होगी तो तुम्हें ये अज्यूम करना है, गॉट दिस, ठीक है। तो इसको काइंड ऑफ मेजर करने के लिए हम एक क्या कहते हैं, क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नॉट द सेम एज जो तुम्हारे फिजिक्स में होता है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के जैसे, है ना, हालांकि हम इसको डिनोट भी अल्फा से ही करते हैं, ठीक है। तो अल्फा से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी डिनोट करते हैं, हम अल्फा से जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है किसी सॉलिड के एक्सपेंशन का, उसको भी हम अल्फा से, फिजिक्स में बता रहा हूँ, उसको भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये एक मतलब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अल्फा से इसको भी डिनोट किया जाता है, और ये अल्फा वो अल्फा सेम नहीं है, ध्यान रखना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज अल्फा, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, आर रेट या स्मॉल आर लिख लेते हैं, आर एट टी प्लस 10 अपॉन आर एट टी, ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। तो इसमें लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ rate of reaction at two different temperatures differing by 10 degrees Celsius, ठीक है। it is denoted by alpha, ये भी लिख लो, it is denoted by alpha, ठीक है। usually the two temperatures are अगर T यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो T प्लस 10 क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तुम पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, हालांकि इसके अलावा भी हो सकता है, T इक्वल्स टू 30 हो सकता है, T इक्वल्स टू 40 हो सकता है, और T प्लस 10 इक्वल्स टू 40 और 50 हो सकता है, कुछ भी, तुम T की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे की जाती हैं, ठीक है। जनरली रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग T इक्वल्स टू 25, इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो अज्यूम करना है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है और 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर दिया है तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो यूजुअली T
T is equals to 25 डिग्री सेल्सियस एंड T plus 10 equals to 35 डिग्री सेल्सियस. T equals to 25 डिग्री सेल्सियस एंड T plus 10 equals to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बिकॉज यूजली reactions take place at room temperature. Usually reactions take place at room temperature unless otherwise given. ठीक है, तो assume T equals to 25 when not given. ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, assume T equals to 25 when not given. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. अच्छा, तो इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया अल्फा इज इक्वल, या फिर उल्टा लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू दिस, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर इसी चीज़ को मैं थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ. भाई आर जो होता है हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, बहुत जेनरिक वे में, बहुत ही जेनरिक वे में मैं यही तो लिखूँगा, है ना, ये एकदम जेनरिक हो गया ना. ऑर्डर 1 है, 0 है, 2 है, क्या है, वट कॉन्सेंट्रेशन किसी ना किसी रिएक्टेंट की होगी, चाहे ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सब की हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू ऑर्डर होगा. ठीक है. अच्छा, हमने उस वक्त भी बोला था जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन एज अ फैक्टर बताया था, सेकंड फैक्टर बताया था ना कॉन्सेंट्रेशन, मैंने उस वक्त भी बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा, या कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम एक टाइम पे एक को कंसिडर करेंगे. तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर कर रहा हूँ या कॉन्सेंट्रेशन को एज अ फैक्टर कंसिडर कर रहा हूँ इन चेंजिंग रेट, तो मैं टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मानूंगा. ठीक है, तो जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करूंगा तो मैं टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मानूंगा. लेकिन अब मैं टेम्परेचर को कंसिडर कर रहा हूं तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मानूंगा. क्लियर होगी बात. तो टेम्परेचर एज अ फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले सकते हैं. तो अगर तुम ध्यान दो तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कांस्टेंट हो गया अभी. ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, है ना. R को हम सीधे K से रिप्लेस कर सकते हैं. क्यों? अगर K बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा. ठीक है, K बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा. और होता भी एक्चुअली यही है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई सच फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे K पे फर्क पड़ेगा, और K पे फर्क पड़ता है तो तुम्हारे R पे फर्क पड़ता है. क्लियर होगी बात. अगर K पे फर्क पड़ेगा तो R पे फर्क पड़ जाएगा. भाई ये तो कांस्टेंट है ना, ये अगर तुम्हारा बढ़ रहा है या घट रहा है तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, है ना. सिंपल है ना, सीधा सीधा है, उसमें तो कुछ घुमाने वाली बात ही नहीं है. ठीक, तो लिखो when temperature is considered as a factor affecting rate, when temperature is considered as a factor affecting rate, then we will assume concentration to be constant. ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन टू बी कांस्टेंट. देयरफॉर R इक्वल्स टू दिस, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. ठीक है ना, ये इसे लिख लेना इसको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. K चेंज होगा तो R चेंज होगा. गॉट इट. तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. और अगर तुम देखोगे अपनी NCERT या किसी भी जगह पे, ये एक्चुअली में डिफाइंड ऐसे ही होता है. ठीक है भाई, रियल तो ये डेफिनेशन ये हो गई, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोस्टली तुम बुक्स में देखोगे ये इस तरीके से ही दिया होता है. ठीक है, रेट कांस्टेंट का रेशो. ठीक है जी, लिख लिया ये. गॉट इट. और अल्फा यहाँ पे जो है दैट इज अल्फा इज बिटवीन 2 and 3. गॉट इट. ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो इसमें. इफ देखो रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस R दिया है. ठीक है, ये मिटा दूंगा या यहाँ लिख, नहीं इधर मिटा देता हूँ, इधर लिख लेते हैं. ठीक है, हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे जो R दिया है वो इक्वल्स टू कैपिटल R दिया है, ROR जिसको कहते हैं हम, रेट इक्वल्स टू कैपिटल R दिया है. ठीक है, तो 35 डिग्रीज पे पूछेगा, तो 35 डिग्रीज पे क्या हो जाएगा, ये R इक्वल्स टू अल्फा R एट 25 कर लेते हैं, इसको R एट 35 कर लेते हैं. अगर मैं 45 पे पूछूंगा तो 45 पे क्या होगा, R45 विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू R35, है ना. और R35 क्या है, अल्फा R के इक्वल, तो क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर R. सेम वे अगर मैं 55 डिग्री सेल्सियस पे पूछूं, भाई ये ट्वाइस होता, ये अल्फा के से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे ना इसको, तो R55 कितना हो जाएगा भाई, इज दिस अल्फा इंटू दिस, अल्फा इंटू दिस कितना है ये, तो अल्फा क्यूब R हो जाएगा. सेम वे अगर तुम 65 पे लोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, R
65 जो हो जाएगा वो अल्फ़ा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो कि एक तरीके से जीपी बनती जा रही है। तो अगर मान लो आर टी प्लस डेल्टा टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, आर टी प्लस डेल्टा टी है, ठीक है, तो आर टी, ठीक है, आर टी से ये हो जाएगा अल्फ़ा रेस टू, यहाँ पे कितना आ रहा है ध्यान से देखो, 10 डिग्रीज का डिफरेंस है तो एक अल्फ़ा आ रहा है, 20 डिग्रीज का डिफरेंस है तो इसका अल्फ़ा की पावर 2 आ रही है, 30 डिग्रीज का डिफरेंस है तो अल्फ़ा की पावर 3 आ रही है, 40 डिग्रीज का डिफरेंस है तो 4 आ रही है। तो अल्फ़ा रेस टू डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू आर, ये आर कहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर होगी, ये एक मैं जेनरिक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेट्स से मैं तुमसे पूछता हूँ R30 क्या होगा, R30 विल बी इक्वल टू R⁻², R25, या K भी लिख सकते हो उसको, K30 इक्वल टू, बस R को तुम रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे रेशो है ना, रेशो की तो कोई यूनिट नहीं होगी, है ना, रेशो की कोई यूनिट नहीं है, तो तुम इसको RT प्लस 10 अपॉन RT लिख रहे हो तो KT प्लस 10 अपॉन KT लिख सकते हो। क्लियर होगी ये बात, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, अगर मैं तुमको बोलूँ R100 एंड 125 बोलूँ तो 25 और इसमें 100 का है तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा रेस टू 10 इंटू R, ठीक है, या R25 कह लो, गॉट इट। एक क्वेश्चन लिख लो इसमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन तो बोल ही दी थी ना मैंने। क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई, ROR एट 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा दिया है R, ठीक है, ROR एट 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू बी R, और इसका टेम्परेचर, अच्छा एक सेकेंड, दो रिएक्शंस हैं जिनका ROR या हाँ ROR एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ROR 1 है ये और ये ROR 2 है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों का रेट जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे सेम है, लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है। तो ये कह रहा है कि ROR 1 अपॉन ROR 2 एट 75 डिग्री सेल्सियस बताओ मुझे, एट 75 डिग्री सेल्सियस बताओ। तो यहाँ 25 और 75 में कितने का डिफरेंस है, 50 का, ठीक है, तो 50 का मतलब क्या हुआ 50 अपॉन 10, तो अल्फ़ा की पावर 50 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से। अगर ये R दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में R इंटू अल्फ़ा कितना दिया है 2 अपॉन 50 अपॉन 10, 2 रेज़ टू 50 अपॉन 10, R क्योंकि शुरुआत वाला तो R सेम ही है दोनों का, ठीक है, R इंटू इसका TC कितना है, अल्फ़ा कितना है इसके लिए 3, ठीक है, और 50 अपॉन 10, तो अगर तुम देखो तो R से R कट गया, ये क्या आएगा 5 तो 2/3 रेज़ टू 5, ठीक है, तो इनके जो रेट्स का रेशो होगा ये आएगा, गॉट दिस, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि इसी रिएक्शन में हम आगे के लिए देखेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व या बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व, ये तुमने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा, ठीक है, गैसियस स्टेट में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब एनसीईआरटी में तो शायद नहीं एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, ठीक है, लेकिन इसको डेप्थ में अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये जो तुम्हें कर्व दिया होता है, इट इज समवट लाइक दिस, ठीक है, कैसा होता है ये कर्व, इधर जो दिया होता है तुम्हारा, इसमें दिया होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये दिया होता है तुम्हारा दिस इज एनर्जी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एनर्जी, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये जो कर्व होता है ये समवट इस तरीके का कुछ कर्व होता है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट बनाते हैं क्योंकि दूसरा भी इसी पे बनाना है मेरे को, इसको थोड़ा सा और
ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। इस तरीके से कुछ कर्व होता है, इसको बेल कर्व भी कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये कर्व तुम्हारा सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये तुम्हारा हर जगह काम आएगा आगे, ठीक है, तुम्हारे इंजीनियरिंग में भी ये काम आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें भी ये नॉर्मल कर्व फेंक ही देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स यूज हो ही जाती है तुम्हारी इंजीनियरिंग या किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इन दी सो कॉल्ड सोशल साइंसेस, ठीक है जी। ओके, सो हियर व्हाट वी आर सीइंग इज कि इसका मतलब तुम्हें याद होगा कि ये जो कर्व बता रहा है, इस कर्व पे एक पॉइंट अगर मान लो मैं ये पॉइंट ले लूं तो इसका मतलब होगा कि इस फ्रैक्शन, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी होगी, है ना। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इसको प्लॉट करो, और अगर इसका मतलब क्या होगा इस पॉइंट का कि इतने फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी। क्लियर होगी बात। अगर किसी को ये डाउट है तो भाई ये वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा गैसियस स्टेट का, उसमें देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं मोस्ट, ये एनर्जी जो होती है इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ है, मैक्सिमम फ्रैक्शन या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज दिस एनर्जी, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज दिस एनर्जी, इतनी है, दिख रहा है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज दिस एनर्जी, कूल। ओके, अब इसमें 3 टर्म्स आते हैं, वो 3 टर्म्स पहले बताऊंगा और फिर हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। वो 3 टर्म्स क्या हैं। फर्स्ट टर्म इज ईटी, ठीक है, इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। देखो थ्रेशहोल्ड का मतलब कभी भी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने जब देखा था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ थी, तो थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है लिमिटिंग, है ना, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक, ठीक है। तो अगर थ्रेशहोल्ड की बात कर रहा हूँ, थ्रेशहोल्ड एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम एनर्जी में से कोई एक। तो इस केस में जो ये ईटी का मतलब है वो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट के पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिखो इसको, पहले लिख लो, फिर मैं तुमको इसको थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दूंगा कि इसका मतलब या इसका यूज क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे। तो लिखो इसमें ईटी, it is the minimum threshold energy, it is the minimum energy, it is the minimum energy required by, it is the minimum energy required by the reactants to convert into products, required by the reactants to convert into products। clear है, ET ये होता है, got it। then the next one is ER, ठीक है, ER जो होती है वो एवरेज एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो लिख लो ER इज द एवरेज एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग है ना, फ्रैक्शंस बता रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की सेम होती है बट मोस्टली मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इस एंड से लेकर इस एंड तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत कम एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस मिडिल रेंज में होंगे, है ना। ये मिडिल रेंज में ही काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी, गॉट इट। लेकिन इतना क्लियर है कि सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज और जो मोस्ट प्रोबेबल होता है वो आसपास होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ER लिख रहा हूँ, इसको मैं ER लिख रहा हूँ, ER, गॉट इट, ठीक है, ओके। और ET को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, लेट से मैं ET को यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ये ET का मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से पास होनी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये ET होगा डेफिनेटली भाई, ET ER से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर ET ER से कम हुई तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास में
ET से ज़्यादा एनर्जी है ना, जितनी रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एनर्जी है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में या सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो रेयरली इन जनरल अगर हम बोलें तो ET विल बी ग्रेटर देन ER। तो यहाँ पे ये भी लिख लो दैट ET इज ग्रेटर देन ER, ठीक है। अब यहाँ पे एक थर्ड टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं EA। ये EA क्या है? ये EA जो है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इसको इस तरीके समझो कि मैं तुम्हें 1 घंटे क्लास देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भैया कल तुम्हारी 3 घंटे क्लास है, ठीक है, तो 3 घंटे क्लास तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, है ना, जो चाहिए है 3 घंटे की क्लास को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तुम्हारी ही हो गई। और तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है? 1 घंटे की क्लास को करने की एनर्जी, ठीक। अगर तुम्हें 2 घंटे क्लास करनी है तो हो सकता है मुझे कुछ तुम्हें इंसेंटिव देना पड़े, मे बी तुम्हें कोई पार्टी देनी पड़े, समझ रहे हो? तो दैट पर्टिकुलर पार्टी और दैट व्हाटएवर इंसेंटिव दैट आई विल गिव विल एक्ट एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो तुम्हारे पास अभी एनर्जी है उससे थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा कर देंगे, ठीक, टू रीच ET। तो ER से ET रीच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिखो, इसके बारे में लिखो, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट, एक्स्ट्रा एनर्जी given to the reactant molecules above their average energy, reactant molecules above their average energy to make them participate in the reaction, to make them participate in the reaction, to make them participate in the reaction। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो EA होगी, है ना। उसको लिख सकते हो दैट दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और EA का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि ET से बड़ा या ET से छोटा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट EA इज इक्वल टू ET माइनस ER, या फिर हम कह सकते हैं ET इज इक्वल टू EA प्लस ER, जो भी तुम कहो, जो भी जिस भी तरीके से तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया, ये 3 चीज़ें एकदम क्लियर रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गॉट इट। और जहाँ पे ER है मैंने यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ही प्लॉट कर दिया, इनफैक्ट तुम्हारी NCERT में भी यही दिया हुआ है, लेकिन और NCERT में तो थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, उन्होंने इसको EA माना है, उन्होंने इसको EA माना है, जबकि वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है उसी को मैं एवरेज एनर्जी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है इसलिए, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात? कूल, ठीक है जी। फ्रॉम अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या बता रहा है? अगर मैं इसको शेड कर दूं, दिस शेडेड रीजन व्हाट डज इट टेल अस, ठीक है। तो इसमें लिखो दिस टेल्स अस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, ठीक है। FOM पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, गॉट दिस, ठीक है जी। चलो अब आगे की बात करते हैं। मान लो मैंने टेम्परेचर अब इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हें याद होगा जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व जब तुमने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ जो होता था ये फ्लैटन हो जाता था और ब्रॉडन हो जाता था, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसका ग्राफ तब ड्रॉ करूं, टेम्परेचर ये किस पे है? T टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर T पे है। अगर मैं इसके ग्राफ को T + 10 पे बनाऊं, ठीक है, तो T + 10 पे क्या होगा? ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें इसी ET, क्योंकि देखो ET जो है ET डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, इसमें ये भी लिख लेना ET डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर,
ठीक है, इसको अभी आगे होगा तो आगे उसमें कुछ चीज़ें हम लिखवाएंगे इनफैक्ट, या फिर मैं ऐसे करके करता हूँ, तो मैं इसे लिखवा ही देते हैं। ठीक है, इसमें लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखो इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, थ्रेशोल्ड एनर्जी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, दो इट में चेंज विद रिएक्शंस, मतलब डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ईटी डिफरेंट होगा, लेकिन सेम के लिए ईटी सेम रहेगा, टेम्परेचर भी डिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर होगी बात, ईटी चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लो तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ईटी तो सेम है, ईटी अगर सेम हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे अगर ईटी से अब मैं पूछूं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ईटी या विच विल बी टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे। मैं ग्रीन से ग्रीन से नहीं, इसको ब्लू से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लू से कर लो। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे तो वैसे इतना नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो ये जो ब्लू वाला रीजन है ये इसके जितना या इससे थोड़ा ज़्यादा है ना, जितना ये एरिया था उससे ज़्यादा या उसके इक्वल या उससे ज़्यादा एरिया ये होगा। तो अगर तुम टोटल एरिया देखोगे तो ट्वाइस से ऊपर आ चुका है, 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, तो 2 से 3 के बीच होगा ना। तो यही चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जो एक्सप्लेन करना है वो इस ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, जो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन करना था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा क्यों हो रहा है, वो यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ईटी डबल्स और ट्रिपल्स। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये कर लेना, और जो ब्लू वाला पोर्शन है उसको लिख लेना FOM एडेड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो लिख लो इसमें लिख लो भाई, as temperature increases the fraction of molecules having energy greater than or equal to ET becomes 2 to 3 times, hence the reaction rate increases 2 to 3 times, got it। ठीक है जी, now let's move on to आर्हीनियस। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, आगे हम इस पे थोड़ा बहुत काइंड ऑफ वील रिफर बैक टू इट, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है। गॉट इट, ठीक है जी। अब लिखो इफेक्टिव कोलिजन थियरी। तो यहाँ पर जो बेसिक बात हो रही है वो ये है कि देखो, एक लेवल पे तो हमने ये बात कह ली कि भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो जब वो टकराएंगे, है ना, तो इट विल बी मोर प्रोबेबल, या रिएक्शन होना ज़्यादा प्रोबेबल होगा, है ना, बॉन्ड्स जल्दी से टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स जल्दी से बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन। अगर सही ओरिएंटेशन, मान लो ऐसे टकराना है और टकरा ऐसे रहे हैं, तो ऐसे टकराएंगे तो रिएक्शन हो पाएगी, ऐसे टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। तो ओरिएंटेशन भी फर्क डालता है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थियरी बोली है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन थियरी। इफेक्टिव कोलिजन थियरी के 2-3 नाम और मैं बोल देता हूँ, लिखो इफेक्टिव कोलिजन थियरी, हेडिंग डालना, और उसको उसके ब्रैकेट में लिख लेना आर्हीनियस थियरी। ठीक है, आर्हीनियस थियरी। आर्हीनियस की स्पेलिंग अगर तुम्हें ना आ रही हो तो है आर्हीनियस थियरी। ठीक है, सेकंड लिखो ट्रांजिशन स्टेट थियरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। ठीक है, 4 नाम बोल दिए इसके मैंने, इफेक्टिव कोलिजन थियरी, आर्हीनियस थियरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी, ट्रांजिशन स्टेट थियरी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थियरी। तो इसमें लिखो when 2 types of molecules collide, यही चीज है ना, when 2 types of molecules collide
ये सेम चीज़ की बारे में बात हो रही है जो हमने अभी तक लिखा है, ठीक है। तो लिखो इसमें, व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड द बॉन्ड्स बिटवीन देम ब्रेक, व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड द बॉन्ड्स बिटवीन देम ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, गॉट इट, ठीक है। लिखो इसमें, such type of collisions are called binary collisions। तो ये जो collision यहाँ पे हो रहा है, ये collision जो है इसको हम binary collision कहेंगे। और अभी जो हम बात करेंगे मोस्टली वो binary collisions की ही बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें तो मतलब अतः वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना, अनगिनत वेरिएशंस हो सकते हैं। तो वी हैव टू कीप द चैप्टर, वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर एज वेल ना। तो इसको कंप्लीट करेंगे, एक बेसिक लेवल तक पढ़ेंगे। बाकी जब पढ़ना होगा तो तुमको केमिस्ट्री में अगर एमएससी पीएचडी करना हो तो भाई कर लेना, आईआईटी में जाके या उससे भी आगे, तो वो तुम्हारे ऊपर है। बट बेसिक लेवल पे इतना है कि हम बाइनरी कोलिजन्स तक अपने आप को सीमित रखेंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड, सच टाइप ऑफ कोलिजन्स आर कॉल्ड बाइनरी कोलिजन्स, ठीक है। अब ये जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 लीटर का कंटेनर लूं, ठीक है, 1 लीटर का कंटेनर लूं और उसका टेम्परेचर रखता हूं मैं, 1 लीटर का कंटेनर ले लेता हूं मैं, 1 लीटर का कंटेनर है मेरे पास, ठीक है जी, 1 लीटर का कंटेनर है मेरे पास। इसका टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रख दिया है, और मैं अगर देखूं कि इसमें पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ये कोलिजन्स का नंबर 10⁻22 से 20, कहीं पे 22 दिया होता है बेटा, कहीं पे 27 दिया होता है, इसलिए आई एम कोटिंग बोथ। 10⁻22 से 10⁻27 कोलिजन्स पर सेकंड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 10⁻27 लाइक पर सेकंड एक थप्पड़ भी मारो, या एक बारी मान लो तुम बॉल उछाल रहे हो, है ना, 1 सेकंड में एक बारी तुम एक बॉल उछाल पा रहे हो, तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तुम्हें लाइक 10⁻27 बॉल्स को उछालने में, ठीक है। तो लाइक दीज आर इनसेन नंबर ऑफ कोलिजन्स, दीज आर इनसेन नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो एक 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर कंटेनर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 से 10⁻27 तक, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर 10⁻23 के ऑर्डर का होता है ना, उस ऑर्डर के कोलिजन्स हो रहे हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स भी उसी ऑर्डर में आएंगे भाई। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाने चाहिए, है ना भाई। 10⁻20 लेट्स से 10⁻27 कोलिजन्स हो रहे हैं, मैं इसका हायर बोले रहा हूँ, 10⁻27 कोलिजन्स हो रहे हैं 1 सेकंड में। और अगर वो सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो दे आर रिजल्टिंग इनटू रिएक्शन, या दे आर रिजल्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट आर कोलाइडिंग एंड देन दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो अगर हर कोलिजन इज रिजल्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि थोड़ा सा भी, दैट मीन्स थोड़ा सा भी, मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा पूरी की पूरी रिएक्शन होने में, है ना। मान लो तुम्हारे पास 10⁻23 ही मॉलिक्यूल्स हैं या 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रिएक्ट होने में तो 10⁻³ सेकेंड्स लगेंगे, है ना, 1 मिली सेकेंड लगेगा। तो दैट इज 1 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। लेकिन ऐसा होता है क्या, क्या हर रिएक्शन इतने ही कम समय में हो जाती है? नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट, जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ और आ रहा है और थियरी कुछ और आ रही है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे कोलिजन 10⁻27 हो रहे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव मतलब दे आर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब हर कोलिजन से जो हर कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट्स का, दैट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। गॉट दिस? तो दोबारा बोल रहा हूँ, लिखो, आई मीन इसको मैं आगे डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिखो, ठीक है। इफ वी टेक, लिखो, इफ वी टेक a 1 liter container, if we take a 1 liter container at 25 degrees Celsius, if we take a 1 liter container at 25 degrees Celsius, the number of collisions per second, the number of collisions per second
happening inside that, the number of collisions happening inside that varies from 10 raised to 22 to 10 raised to 27. 10 raised to 22 to 10 raised to 27 collisions. 10 raised to 27, एक सेकेंड, 10 raised to 27 collisions. ठीक है जी, got this? 10 raised to 27 collisions. Got it? These number of collisions are called collision frequencies. ये जो frequency मैंने बताई 10 raised to 22 या 10 raised to 27, this frequency is called collision frequency. This frequency is called collision frequency. ठीक है? Now if all these collisions were resulting into products, if all these collisions were resulting into products, the reaction would have been completed. The reaction would have been completed in a fraction of a second. The reaction would have been completed in a fraction of a second. एक fraction of a second में पूरी reaction हो जाती. But लिखो, but this does not happen in practice. Yeah, this is not observed in practice. This is not observed in practice. Hence we can conclude that not all the collisions result into products. Not all collisions of reactants result into products. Are we clear about this? ठीक है जी. Now effective collisions की बात लिखो. Effective collisions ऐसे heading डालो छोटी सी, like effective collisions, और उसके बारे में लिखो effective collisions. ठीक है, लिखो उसमें effective collisions, those collisions of reactants which result into a product. Those collisions of reactants which result into products. ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो जो मैंने पहले बोला था उसको दोबारा बोल रहा हूँ इफेक्टिव कोलिजन्स के टर्म्स में. ठीक है, देयरफॉर वी कैन अज्यूम, या नहीं सॉरी, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट not all collisions are effective. Not all collisions are effective. ठीक है, got it? ठीक है. Collisions will be effective, या फिर only those, next point लिखो, only those. अब तुम ये देखो ना कि भाई ये जो चीज़ हमने लिख ली, इतना समझ में आ गया ना कि भाई क्यों हमने कंक्लूड किया जो कंक्लूड किया. ठीक है, अभी वो कंक्लूड कर लिया. इसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो हो क्यों रहे होंगे. हमने देख लिया कि भाई एक फैक्टर क्या है कि एनर्जी जो है वो एक मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए. तो अगर उस कोलिजन हो रहा है उसमें टकराने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ET के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हुई तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा. ठीक, अच्छा, अगर उनका ओरिएंटेशन आड़ा टेढ़ा हुआ, जैसे मान लो यूँ समझ लो ये कार आ रही है, दूसरी कार आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत एनर्जी है इनके पास में, बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन क्या हुआ, एन मौके पे इसने अपना डायरेक्शन हल्का चेंज कर दिया, इसने अपना डायरेक्शन हल्का चेंज कर दिया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करते हुए या थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त करते हुए निकल जाएंगे, लेकिन इनका कोलिजन नहीं होगा या इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा इनका. गॉट इट? ठीक है, तो ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखो ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव विच वेयर द reactants have enough energy and proper orientation, ठीक है जी. दैट मीन्स जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होना चाहिए, ER होना चाहिए इवेंचुअली, दैट शुड बी ग्रेटर देन ET. तभी इसका मतलब भी ये नहीं है कि अगर ये है तो इफेक्टिव होगा ही होगा, ओरिएंटेशन भी एक फैक्टर है ना, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. ये ज़रूरी है, लेकिन अगर ये है तो रिएक्शन जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो, वो भी ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक और कंडीशन चाहिए है. ठीक है, तो ER शुड बी ग्रेटर देन ET. ठीक है, गॉट इट. ठीक,
नाउ इसी को अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं और बाकी चीज़ों मतलब दोनों चीज़ों को डील करते हैं। तो लिखो फॉर अ रिएक्शन टू नहीं फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट ओवरकम टू टाइप्स ऑफ बैरियर। फॉर अ collision to be effective, for a collision to be effective it must overcome the following two barriers, A है एनर्जी बैरियर, ठीक है, ये एनर्जी बैरियर क्या है, गॉट इट, ये एनर्जी बैरियर क्या है वो देखते हैं। ये एनर्जी बैरियर है कि भाई जो ER है वो अगर लेस देन ET हुआ तो हमें पता है कि ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा ही होगा, तक वी आर श्योर अबाउट इट। और अगर ER ग्रेटर देन इक्वल टू ET हुआ तो हमें पता है कि ये पोटेंशियली एक कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो पोटेंशियली इफेक्टिव कोलिजन होगा, गॉट इट। तो लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोबारा से इसकी डेफिनेशन एक बार बोल रहा हूं, आई डोंट वांट यू टू राइट दिस, तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। इसके इसमें लिखो एवरी मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, every molecule must have energy greater than threshold energy to convert into product after collision, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि ET जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो लिख लो ET इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, it is fixed for a particular reaction, and it is different for different reactions। तो 3 पॉइंट लिख लोगे इसमें, ठीक है। तो ET जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, किन्हीं दो अलग अलग रिएक्शंस के लिए ET विल बी डिफरेंट, गॉट इट। नाउ ये तुम जो लिखा है ये इसको नोट डाउन करो, गॉट इट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की, ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर। इस ओरिएंटेशन बैरियर के लिए मैं इसको यहाँ पर एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स मस्ट बी कमिंग टुगेदर, लाइक दे मस्ट बी कोलाइडिंग एंड देन देयर बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रेकिंग एंड सम बॉन्ड्स मस्ट बी फॉर्मिंग एंड देन द प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्मिंग, है ना, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो लेट्स से कि हमारे पास ये AA एक मॉलिक्यूल है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स अ BB मॉलिक्यूल, ठीक है, BB मॉलिक्यूल, ठीक। इस टाइम पे अगर तुम देखो तो ये दूर दूर हैं एक दूसरे से, अभी दूर दूर हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, गॉट इट, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, है कि नहीं, इनके बीच में कोई रिपल्शन ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और तुम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ये ध्यान रखना भाई, आज के बाद आगे, अभी चाहे मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज़ अ थंब रूल जो यूनिवर्सल होता है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो ये है, अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हाई है, ये फिजिक्स में भी लगेगा, केमिस्ट्री में भी लगेगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे ग्रेविटी है वो हर बॉडी पे लगेगी जिसका मास है, वैसे ही ये फैक्ट है, ठीक है, थंब रूल। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की या किसी बॉडी की हाई है तो वो सिस्टम या बॉडी उतनी ही अनस्टेबल होगी, क्लियर होगी बात। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम या बॉडी की लो है, इन दिस केस मॉलिक्यूल, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है तो वो रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो तुम देख सकते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है तो दीज आर रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि इसका ये स्पिल ओवर ना करे, ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब होता क्या है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों टकराएंगे, ये दोनों के दोनों टकराएंगे अब,
ठीक है, ये दोनों के दोनों टकराएंगे। अब अगर ये टकराए तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो आएंगे ना, और अगर मिनिमम डिस्टेंस आएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अब जीरो हो जाएगी। पास में आ गए ना एक दूसरे के, उस पॉइंट पे मैं जस्ट जहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर देखो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके का कुछ माहौल सा बना होगा, ये इस तरीके का कुछ बना होगा। एक सेकंड रुको, मैं हल्का सा इसको ना दूर बना रहा हूँ इससे, ये टच थे ना, मैं हल्का सा दूर बना रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं बी को भी थोड़ा, बी को तो रेड से बनाना है ना, ठीक है, बी थोड़ा सा बड़ा है ना तो मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। गॉट इट। तो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी है। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो पास पास आ चुके हैं, तो ये पास पास आएंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो चुका होगा, मिनिमम लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही मैक्सिमम हो चुका होगा, आए ना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेरी अनस्टेबल, ये जो भी एंटिटी यहाँ पे बनी हुई है, ये जो भी सिस्टम है ये वेरी अनस्टेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है पहली चीज़ तो। ठीक, अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड्स बने हुए थे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। मैं रेड से उनको बना रहा हूँ जो कि ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, और ग्रीन से किन को बना रहा हूँ जो कि फॉर्म हो रहे हैं। तुम देख रहे होगे कि ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी में मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ये तो हैं ब्रेकिंग वाले, ये है ब्रेकिंग वाले और ये है फॉर्मिंग वाले। ठीक है, तो टू बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, टू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। ठीक है, इस स्टेट को जो तुम्हारे सामने दिख रही है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम अपने आप से लिख लेना। ये TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, और या फिर AC का मतलब होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, तो इवेंचुअली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इसके थ्रू बन रहा है, तो ट्रांजिशन हो रहा है ना यहाँ से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ये ट्रांजिशन होते हुए, मतलब जो इनका ट्रांजिशन हो रहा है उसकी स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोलते हैं इसको। रफली इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। गॉट इट। ठीक है, ओके। तो अब इसमें हमें जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है कि ये ब्रेक हुआ और ये फॉर्म हुआ। अब फाइनल क्या होगा, यहाँ पे फाइनल होगा ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ए बी करके दो मोल्स या दो मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स हो गए, ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स हो गए, और ये तुम्हारा TS या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। आर वी क्लियर? ठीक है, तो अगर तुम देखो इन जनरल ये जो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, दीज विल बी योर स्टेप्स ऑफ एवरी रिएक्शन। सारी की सारी जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी वो हमेशा इसी तरीके से होंगी कि पहले ये ऐसे आएंगे, टकराएंगे, टकरा के एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, और फिर से ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में गाओ कुछ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। अब तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पर फिर से ये अपने दे विल मूव अवे, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये रिलेटिवली फिर से स्टेबल हो जाएंगे। गॉट इट? क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। तो इसमें लिखो, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ये स्टेज लिख लेना, एट जस्ट कोलाइडिंग स्टेज, एट जस्ट कोलाइडिंग
स्टेज। ठीक है, क्लियर होगी बात। और कुछ है इसमें? एनर्जी, यस, हाईली अनस्टेबल के मिनिमम है, ट्रांजिशन स्टेट है, सब कुछ तो मैंने कवर कर लिया इसमें। ओके कूल। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो इसकी लाइफ टाइम जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, या नेग्लिजिबल लिख लेता हूँ सीधे सीधे यार, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखनी है यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेकिंग, हाँ है ना, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे मोस्टली, इस वाले टाइम में बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और इस वाले टाइम में बॉन्ड्स बन रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इस वाले पार्ट में कि बॉन्ड्स फॉर्मिंग। ठीक है, तो बॉन्ड्स फॉर्मिंग। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो किसी भी, ये यूनिवर्सल है भाई, अगर तुम किसी भी बॉन्ड को तोड़ोगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो क्या एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी हमेशा मिलेगी, एनर्जी रिलीज्ड। गॉट इट, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर एनर्जी हमेशा, इनकी एनर्जी क्योंकि रिक्वायर्ड है तो एनर्जी हमेशा यहाँ पे इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी इस पॉइंट तक, इनकी एनर्जी यहाँ आते आते तक इंक्रीज करेगी, और फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर होगी बात। तुम इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और फिर यहाँ से नीचे जाते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तुम इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। गॉट इट, ठीक है। द अप्रोच ईच अदर, कूल। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यू कैन सी दैट दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ये जो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है इसको लिख सकते हो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ऐसे पूरा लंबा सा एक ऐसे करके प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ये बनाया हुआ ना, मैं इसको अभी मिटाना नहीं चाहता, ये पूरा यहाँ से लंबे लिख लेना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो फॉर एनी रिएक्शन, फॉर, ये जो मैंने सेकंड कौन सा लिखवाया था, ये किसके अंडर लिखवाया है, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। तो उसके नीचे लिखना, तब इसको पूरा लिखना। लिखो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should be properly oriented, colliding molecules should be properly oriented for proper impact, should be properly oriented for proper impact for reactants to convert into products। अगर reactant को, sorry, collision को for the, ऐसे लिखना, for the collision to be effective, या for the collision to be effective, ऐसे लिख लो, for the collision to be effective colliding molecules should be properly oriented फॉर प्रॉपर इम्पैक्ट, प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर प्रॉपर इम्पैक्ट। गॉट दिस, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है जी, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो तुम्हारा ओरिएंटेशन बैरियर है समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास, मैं देखता हूँ A है और ये B है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो ER है वो लेस देन ET है। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, जो A है वो इधर है, या AA मान लो इसको फॉर द टाइम बिंग, और ये A है, ये I इसकी तरफ रहा है, और इसमें ER एक्चुअली में ग्रेटर देन ET है। ठीक है, और एक थर्ड है जिसमें A इज़ कमिंग टूवर्ड्स दिस A। ठीक है, और यहाँ पे जो ER है वो ग्रेटर देन ET है। तो तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि इन तीनों में से किस में रिएक्शन होगी, या कौन सा कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा, कौन सा नॉन इफेक्टिव। इसमें देखो, ये हालांकि कोलाइड तो कर रहे हैं, ओरिएंटेशन तो सही है, लेकिन एनर्जी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इसमें देखो एनर्जी तो अच्छी है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, लेकिन ओरिएंटेशन ख़राब है, तो क्या हो जाएगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन भी सही है, एनर्जी भी सही है, तो इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर होगी बात। तो ये बेसिक समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ों समझ में आ रहा होगा। लेट से हमारे पास कोई एक इक्वेशन इस तरीके की भी है कि भाई A
प्लस ए बी जो है वो A2 प्लस बी बना रहा है। तो मान लो एक केस में ये रिएक्टेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं, ए छोटा सा है ए प्लस छोटा ए और बड़ा बी ऐसे आ रहा है, और एक केस में कैसे आ रहा है, ऐसा। तो किस केस में ये इफेक्टिव कोलिजन होगा, किस केस में इसके बनने के चांसेस हैं? तुम अगर देखोगे तो यहाँ ओरिएंटेशन सही है, ए से ए टकराएगा तो A2 बनने के चांसेस है, लेकिन ए से बी टकराएगा तो A2 बनने के चांसेस नहीं है ना, तो ये वाला इफेक्टिव होगा, ये वाला इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है ना? तो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ हाउ मच टाइम हैज़ गॉन बाय? 1 घंटा हो गया। बस मैं एक छोटा सा पार्ट और करा देता हूँ, वो हो जाएगा तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर पार्ट तक, एक लेवल तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छा उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरएनएस इक्वेशन कल एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा, उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं आज करवाना चाहता हूँ। तो इसमें जो ये पूरा पार्ट है, ये नीचे लिखा हुआ, ये मैं मिटा रहा हूँ। चाहो तो तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं FOM करके लिख रहा हूँ ताकि और छोटा हो जाए यहाँ पे, FOM। ठीक है, अब यहाँ पर होपफुली आई विल बी एबल टू मेक 2 ग्राफ्स। ये सेम से ही ग्राफ होने वाला है, एक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो दूसरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से एक तुम्हारा ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही नहीं है, भूत से नहीं दिख रही है। ठीक है, ऐसे 2 वो है। यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा एनर्जी कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, एनर्जी कोऑर्डिनेट में हम पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली रखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग प्लॉटेड ओवर हियर। ये तुम्हारा क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एनर्जी कोऑर्डिनेट है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, रिएक्शन एनर्जी कोऑर्डिनेट एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट गॉट इट। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो नहीं, एक मिनट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये जो है ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे इधर ये रिएक्टेंट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इस लेवल पे जो ये जो एनर्जी होगी, ये यहाँ पे ये कहलाएगी तुम्हारी ER। आर भी क्लियर? ठीक है, ये जो एनर्जी होगी इस लेवल पे, ये एनर्जी तुम्हारी कहलाएगी EP, है ना, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, ओके। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो ये जो एनर्जी होगी ये कहलाएगी ET। क्यों? देखो, मैंने तुम्हें उस वक्त भी बताया था, मैंने तुम्हें बोला ना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। वो मिनिमम एनर्जी क्यों था? क्योंकि जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक नहीं आएगी तब तक ये चेंज नहीं होगा। किसमें? प्रोडक्ट में। इससे कम रहेगी तो प्रोडक्ट में कभी चेंज होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। लेकिन अगर इतनी हुई या इससे ज़्यादा हुई तो हमेशा चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए ET ये हो गई, ये ET हो गया, ये तुम्हारा ER हो गया, ये EP हो गया। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ पर ER, याद होगा तुम्हें, ER को ET तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे है, दिस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड EA, दिस इज कॉल्ड EA। अच्छा, ये तुम्हारा रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये तुम्हारे प्रोडक्ट की एनर्जी है। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है हम इसको कहते हैं डेल्टा H, विच इज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैं डेल्टा H तुम्हें लिखूँ, याद होगा तुम्हें अगर, तो डेल्टा H जो है वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। गॉट दिस? ओके, व्हाट वर वी डूइंग? हाँ, ठीक है जी, ओके। हाँ, तो अगर यहाँ पे तुम डेल्टा एच की बात करो सबसे पहले, तो डेल्टा एच क्या है? एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो एनर्जी रिलीज करके ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। तो लोअर से हायर को माइनस करके देखो, तो डेल्टा एच जो आएगा एसेंशियली, डेल्टा एच का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दूसरे केस में कौन सा है? ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं है भाई? एनर्जी रिलीज हो रही है ना इस केस में, तो एक्सोथर्मिक का हो गया। ठीक है जी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ई पी ई आर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट से, मान लो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन मानता हूँ कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, तो ये जो एनर्जी है अगर मैं प्रोडक्ट के से इसको ईटी तक लेके जाऊँगा, इसके ट्रांजिशन स्टेट तक, ताकि इसमें कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो ये जो एनर्जी है ये भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ई ए बी और इसको बोलेंगे ई ए एफ। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अगर ई ए एफ और ई ए बी के टर्म्स में देखें तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी, बी मतलब स्मॉल बी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो सब कुछ इसमें हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे A2 प्लस B2 रहेगा, यहाँ पर 2AB बन चुका होगा, ये यहाँ इस तरीके से जाएगी। एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी एसेंशियली, मतलब इफेक्टिवली देखो तुम तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक बोला। डेल्टा एच जो है इसका फॉर्मूला ये रहेगा, इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ये ई ए एफ हो गया, ये ई ए बी हो गया। गॉट दिस? क्लियर होगी? यही बात जो यहाँ पे हमने लिखी है ना, क्या देखा था यहाँ पे? इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब इससे कम है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बहुत अनस्टेबल था, तो तुम देख रहे हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसकी फिर से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई थी, तो ये मिनिमम इसके मिनिमम से ऊपर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो इस केस में मैंने नीचे लिया है, इस केस में मैंने ऊपर लिया है, देखो ध्यान से। ठीक है, सेम तुम यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो। मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ई आर है और ये क्या है तुम्हारा? ये ई पी है। ये तुम्हारा ई पी है। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा ई टी है और ये तुम्हारा ई ए एफ है। ठीक है जी, और ये तुम्हारा यही तुम्हारा डेल्टा एच बी है। ठीक है, और अगर तुम इसको और इसको लो तो यहाँ पर तुम्हारा ई ए बी है, वो ये है। ठीक है, तो दोनों बना सकते हो और फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। इसमें बस ये होगा कि इसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, और कुछ नहीं होगा बस। गॉट दिस? तो यहाँ पे देखो ई ए एफ जो है छोटा है ई ए बी से, तो इसेंशियली जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो जो नेगेटिव आएगी। इस वाले में ई एफ बड़ा है और ई ए छोटा है, तो इसमें पॉजिटिव आएगी, तो इसको एंडो बोलेंगे। ये कैसी है तेरे में तुम्हारी? एंडोथर्मिक। ये क्या हो गया? क्लियर होगी बात? तो तुम्हारे बोर्ड में भी आता है या आ सकता है कि तुम्हें बोलेगा कि भाई किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो कर्व है वो बना दो। ठीक है, या फिर एंडो के लिए बोल सकता है। गॉट इट? तो तुम्हारा ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का डायग्राम हो गया। गॉट इट?
कल हम आर्हीनियस इक्वेशन देखेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? बेसिकली हमने जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो आर्हीनियस इक्वेशन है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ और, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में डालो। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट में डालो, जैसा भी हो कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो बाय बाय।